हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मुगल कालीन सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्त्रियों के दशा के ऊपर वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये टॉपिक मैं आपको हलवा बना दूंगा, पूरा इजी से समझा दूंगा। दोस्तों, कैसे नोट्स बनाना है, किस तरह से आंसर लिखना है, वो भी इस वीडियो में पूरा आपको मिलेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक को। तो दोस्तों, प्रश्न है, मुगल काल में स्त्रियों की दशा व स्थिति पर संक्षिप्त वर्णन करें। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका शॉर्ट टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर भी आपको पूरा वीडियो को ध्यान में रख करके पूरा ध्यान से ही पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुगल काल में सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में इस काल के साहित्यिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से कुछ जानकारी मिलती है। दोस्तों, जो मुगल कालीन या सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था है उनके बारे में हम लोग का जो मेन जानने का जो सोर्स है उनका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, क्योंकि कोई उस साल का तो कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा अभी तक जीवित जो हम लोग को बता सकेगा कि मुगल काल में ऐसा था समाज। ठीक है, तो पूरा जो जानकारी है हम लोग को, जिस आधार पे हम लोग जानेंगे, वो सब के सब साहित्यिक स्रोत में लिखा गया है। ठीक है, परंतु इस विषय पे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में आए यूरोपीय यात्रियों का यात्रा वर्णन से। लेकिन दोस्तों, जो साहित्यिक और जो स्रोत है उनसे भी ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा साक्ष्य माना जाता है जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो विदेशी यात्री आए थे ना भारत के भ्रमण में, उनके यात्री वृत्तांत से, यानी जो अपने साथ भारत के बारे में जो वर्णन किए हैं अपने पुस्तकों से, उनसे भारत की स्थिति जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। ठीक है, इन यात्रियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का अवलोकन किया तथा समाज के विभिन्न तबकों के संपर्क में भी आए। यद्यपि इनके यात्रा वृत्तांत में अनेक दोष हैं, अद्यपि ये यात्री वर्णन ही इस युग के सामाजिक आर्थिक की स्थिति को जानने का मुख्य जो स्रोत है। दोस्तों, जो यात्री है वो उनके बारे में क्या लिखे हैं, हो सकता है कि उनके बारे में गलत लिखे हैं, लेकिन हम लोग का जो मेन जानने का जो मेन सोर्स है वो उनका यात्री वृत्तांत ही है। गलत हो चाहे सही हो, लेकिन हम लोग को मानना उसी को पड़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा हम लोग को स्रोत नहीं है जानकारी का। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक एक कर करके हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपको 2-4 को पॉइंट लिखना है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको पूरा पूरा ही लिखना है जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मुगल काल में स्त्रियों की दशा व स्थिति निम्न बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। एक एक पॉइंट बताया गया है, तो उसके आधार पे हम लोग समझ सकते हैं कि मुगल काल में स्त्रियों की दशा कैसी रही होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है पुत्री जन्म को अशुभ मानना। ठीक है, सल्तनत काल की तरह ही मुगल काल में भी पुत्री की जन्म को अशुभ माना जाता है, यानी बेटियों का जन्म अगर होता है उस काल में तो उसको अशुभ माना जाता था। ठीक है, पुत्र के उत्पन्न होने पर जितनी प्रसन्नता होती थी उसके विपरीत उतनी ही दुख लड़की के जन्म पर होती थी। राजपूत काल के इतिहास में कर्नल टाउ के अनुसार वह पतन के दिन होते थे जब एक कन्या का जन्म होता था। पुत्र जन्म पर दावतें होती थी, मुगल गीत गाए जाते थे, किंतु कन्या के जन्म लेने पर परिवार में दुख का बादल छाई जाती थी। यानी दोस्तों, अगर हम लोग इसका पूरा जो सार समझे, मतलब दोस्तों, इस जो मुगल काल था उस काल में अगर किसी का भी लड़की होती थी तो उस दिन को वो लोग दुख मनाते थे कि क्यों लड़की का जन्म हुआ, और साथ ही साथ अगर लड़का का जन्म होता था तो उस दिन को दावत मनाया जाता था और
मुगल गीत भी गाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक इतिहासकार है, इतिहासकार का कोटेशन है कि वह पतन का दिन होता था जब एक कन्या का जन्म होता था। ठीक है, पुत्र जन्म पर दावतें होती थी और मुगल गीत गाए जाते थे, परंतु कन्या के जन्म पर परिवार पर दुख के बादल छा जाते थे। ठीक है, यानी जो पुत्री का जन्म है उस काल में उतना वैल्यू नहीं मिलता था, उनको अशुभ माना जाता। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है प्रदा प्रथा। भारत में प्राचीन समय में प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी पहले के समय में प्रदा प्रथा नहीं चलता था। लेकिन जब मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा भारत में सत्ता प्राप्त की गई, तभी से प्रदा प्रथा का प्रचलन हुआ। यानी जब मध्यकाल में मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया और सत्ता संभाला, तब से ये प्रदा प्रथा स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसी प्रकार सर्वव्यापी है कि मुगल काल में भी प्रदा प्रथा का प्रचलन था, यानी उसके अनुसार ही हम लोग मतलब ये एजम्पशन लगाया जा सकता है कि वो भी एक मुसलमान थे और वो भी एक मुसलमान थे, तो उसी आधार पर हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि उस काल में भी प्रदा प्रथा रहा होगा। ठीक है, मुस्लिम स्त्रियां बुर्खे का प्रयोग करती थी, विशेष अवसर पर ही स्त्री घर से बाहर निकलती थी। मुस्लिम शासक वर्ग ने भी पर्दा प्रथा का अनुसरण किया था, लेकिन नूरजहां को युक्त की का अपवाद कहा जा सकता है। दोस्तों क्या है, जो मुगल थे उसमें उनके शासनकाल में भी पर्दा प्रथा प्रचलन थी, लेकिन नूरजहां को भी इतना छूट था कि वो बिना पर्दा के वो घूम सकती थी। ठीक, कहा जा सकता है कि हिंदू भी इस प्रथा से प्रभावित हुए। जायसी और विद्यापति ने उत्तर भारत और बंगाल में हिंदू घरों में पर्दा का प्रचलन की बात कही है। धीरे धीरे राजपूत में भी इस प्रथा का प्रसार हुआ। कुलीन घराने की स्त्रियां घर से बाहर घूंघट निकलती थी। निम्न हिंदू वर्ग की स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, यानी उस काल में जो स्त्रियां होती थी उनको पर्दा प्रथा करना जरूरी था, और कहीं कहीं पर पर्दा प्रथा बहुत ही ज़ोर शोर से चलता था और कहीं कहीं पर पर्दा प्रथा उतना ज़्यादा देखा नहीं गया जैसे दक्षिण भारत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है बहुविवाह। कुरान मुस्लिम वर्ग के लोगों को 4 पत्नियां रखने की छूट देती है। किसी सीमा तक उच्च घरों में इस नियम को अपनाया भी गया था, परंतु निम्न वर्ग के मुसलमान में बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। यानी जो हम उस मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ होते हैं कुरान, उनके हिसाब से उन लोग को 4 शादी करने का मतलब छूट है। ठीक है, लेकिन ये जो छूट है सिर्फ और सिर्फ उच्च घराने के लोग ही ये कर सकते हैं, अपना सकते थे। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वो 4 शादियां नहीं करते थे। सर्वसाधारण एक पत्नी व्रत का पालन करता था, जिसका मुख्य कारण आर्थिक असमानताएं थी। अकबर बहुविवाह के दोष को पहचानता था। इस पर उसने यह आज्ञा दी थी कि यदि प्रथम पत्नी बांझ हो तो पुरुष विवाह कर सकते हैं। इस कथन की पुष्टि वेदायनी की कथन से भी होती है, परंतु विवाह में क्या होती है यह कहना कठिन है, क्योंकि अकबर की स्वयं 5000 स्त्रियां थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये जो बहुविवाह की प्रथा थी, ये बहुविवाह की प्रथा तो उस समाज में चलती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए नहीं थी। अकबर इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे कि समाज में किसी प्रकार का ऐसा प्रचलन ना हो और उत्पीड़न ना हो। दूसरा विवाह तभी कर सकता था जब पहला जो पत्नी है वो बांझ हो, यानी उससे कोई भी बच्चा उत्पन्न ना हो। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक सही है, ये मतलब अजम्पशन लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद अकबर का 5000 स्त्रियां थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं बाल विवाह।
मुगल काल में बाल विवाह बहुत प्रचलित थी। हिंदू सदा मुसलमानों के प्रति भयभीत रहते थे कि इन्हें जवान होने पर हमारी कन्याओं को उठा ना ले जाए। इसी कारण से ही वह लड़कियों को तुरंत अवस्था के पहुंचने के पूर्व ही उनको विवाह के बंधन में डालते थे। 6 से 7 वर्ष की कन्या की प्राय शादी कर दी जाती थी। ठीक है, यानी क्या होता था दोस्तों, उस टाइम में बहुत ही कम उम्र में 6-7 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, क्योंकि जब लड़कियां अगर जवान हो जाए तो उसे मुगल उठा करके ले जाते थे। इसीलिए डर के वजह से उस समाज में बहुत ही छोटी सी उम्र में ही शादी करवा दी जाती थी। मुकुंद राम के शब्दों में, वह पिता भाग्यशाली है जो अपने कन्या की विवाह 9 वर्ष तक की आयु में कर देते थे। यानी जो 9 वर्ष के आयु के उम्र तक अपना बेटी का शादी करवा देते थे वो बहुत ही भाग्यशाली माने जाते थे, क्योंकि जब उम्र बढ़ जाता था तो उसको खतरा भी बढ़ जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, विधवा की स्थिति। एक विधवा की भारतीय समाज में क्या स्थिति है, यह प्रश्न प्राचीन काल से ही विवादग्रस्त रहा है। विधवा विवाह का उल्लेख किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक युग में मिलता है, परंतु सल्तनत और मुगल काल में विधवा विवाह केवल निम्न वर्ग में ही सीमित हो गया था। यानी जो विधवा विवाह है, ये जो प्रश्न है, ये हर एक काल में आपको दिखने मिलेगा, चाहे आप प्राचीन का बात करें, मध्यकालीन का बात करें या फिर आधुनिक का बात करें। यानी जो स्त्री का पति का देहांत हो जाए, उनका क्या फिर से शादी करने का अनुमति मिलता था, उसी के मैटर को लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद है। ठीक है, कहीं कहीं देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनका शादी हो जाता था, लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, जिंदा उन लोगों को चिता में फेंक दिया जाता था। ठीक है, और उनका ही विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। तो मुसलमान समाज में विधवाओं को बिना भेदभाव के पुनः विवाह कराने का अधिकार था, अतः उनकी दशा अच्छी थी। हिंदुओं के उच्च घराने में इस प्रथा को तनिक भी स्थान नहीं दिया गया था। यानी मुसलमानों में देखा गया था कि जो भी विधवा होते थे उनका शादी फिर से हो जाते थे, लेकिन हिंदुओं में ऐसा प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना सही है तो हम लोग तो अभी एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो लिखने वाला था वो खुद एक मुसलमान था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों जौहर प्रथा। तो दोस्तों जौहर प्रथा आप लोग जरूर सुने होंगे। क्या होता था, आग का कुआं होता था और उसमें कूद जाते थे। ठीक है, आप लोग अगर पद्मावत मूवी देखे होंगे तो रानी पद्मिनी ने जौहर प्रथा किया था, तो वही प्रथा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इस प्रथा का प्रारंभ राजपूत की स्त्रियों के माध्यम से की गई थी। इस प्रथा में स्त्रियां अपनी इज्जत बचाने के खातिर आग में जौहर कर लेती थी। तो यानी मुगल काल में भी ये जो प्रथा थी ये प्रचलित थी। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। मुगल काल में उच्च वर्ग की स्त्रियां विदुषी थी एवं कला एवं साहित्य में विशेष अनुराग रखती थी। यानी उस काल में, मुगल काल में उच्च वर्ग की स्त्री थी, वो उनको बहुत ज़्यादा छूट मिलता था कला और साहित्य के मामले में। ठीक है, मीराबाई, नूरजहां, जुबरनिसा, आकाबाई, केनाबाई और गुलबदन बेगम इस काल की विदुषी स्त्री थी। प्राय कन्याओं को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों इसमें कहा क्या गया है कि जो स्त्रियां थी उनका शिक्षा घर में रहकर के पॉसिबल था, और उसका जो प्रमाण है वो मीराबाई, नूरजहां और कई सारी स्त्रियां थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्त्रियों का व्यवसाय। दोस्तों अनेक स्त्रियां उस काल में व्यवसाय भी करती थी। तो क्या क्या व्यवसाय करती थी हम लोग एक एक करके दोस्तों देखेंगे। सामान्यतः भारतीय स्त्रियां अपने घरों का कार्य देखती थी, लेकिन अनेक स्त्रियां विभिन्न व्यवसायों को अपनाए हुई थी। यानी जो स्त्रियों का मेन कार्य था वो अपना घर का काम ही था, लेकिन अनेक स्त्रियां बाहर की काम भी करती थी। ठीक है,
स्त्रियां कपड़े बुनने का कार्य करती थी। अबुल फजल के अनुसार कुछ स्त्रियां नाच गाने का कार्य करती थी। अलबरूनी ने देवदासियों का उल्लेख किया जो कि देवदासियां कहलाती थी। शिक्षित स्त्रियों ने अध्ययन और व्यवसाय अपनाया था। समाज में वेश्यावृत्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता था एवं उन्हें शहर के बाहर रखा जाता था। तो दोस्तों ये है आपका मुगल कालीन स्त्रियों की दशा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो उस टाइम पर स्त्रियों की उतनी खास इज्जत नहीं थी, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखें कि जब स्त्री कोई भी समाज में लड़की का जन्म होता था तो उसे अशुभ माना जाता था। उनका शिक्षा पर भी थोड़ा बहुत उच्च घराने के ही लड़कियों को शिक्षा मिलता था, ठीक है। जितने भी नाम वहाँ पर देखे आप लोग वो सभी के सभी उच्च घराने के थे, ठीक है। साथ ही साथ देखे प्रथा प्रथा भी उस टाइम पर थे। कहीं बाहर जाने की उतनी ज़्यादा अनुमति नहीं था, यानी उनको कैद करके रखा जाता था, आप लोग कह सकते थे हैं। तो दोस्तों यही है आप लोगों का मुगल कालीन स्त्रियों की दशा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।